आज हम एक बार फिर राजनीतिक विषय पर बात करेंगे। एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने एक दशक पहले देश में बड़ी संभावनाओं को पैदा किया था। देश में एक दशक पहले एक आंदोलन अस्तित्व में आया था देश की राजधानी में। नाम था उसका अन्ना आंदोलन। अन्ना हजारे के नेतृत्व में यह आंदोलन लोकपाल की मांग को लेकर शुरू हुआ था। कमाल का आंदोलन था। जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके का हुजूम, जिस तरीके का जोश, जिस तरीके के युवा इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, कमाल था। लगा कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई संपूर्ण क्रांति एक बार फिर देश में दोबारा अपना अस्तित्व साबित कर रही है। उस आंदोलन से एक शख्सियत उभरी। नाम था उनका अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल उस अन्ना आंदोलन में अन्ना हजारे के मुख्य सहयोगी के तौर पर दिखाई दिए। बड़ी उम्मीदें उन्होंने देश में जगाई। अन्ना आंदोलन जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा तो उसी दौर में अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक दल का गठन किया कि अब हम राजनीतिक ताकत हासिल कर कर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। उनके द्वारा आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। उस आम आदमी पार्टी ने एक दशक का सफर पूरा कर लिया है। इस एक दशक के सफर में इस पार्टी ने न केवल देश की राजधानी में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सत्ता स्थापित की, बल्कि पंजाब जैसे राज्य में भी 3/4 बहुमत से कहीं अधिक सीटें हासिल कर कर तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। लेकिन वही आम आदमी पार्टी इस समय विवादों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी जिसने शुचिता का नारा दिया था, जिसने ईमानदारी का नारा दिया था, जिसने पारदर्शिता का नारा दिया था, जिसने सेवा के नए आयाम स्थापित करने की बात कही थी, सेवा को नए सिरे से देश में स्थापित करने की बात कही थी, वो आम आदमी पार्टी इस समय विवादों के घेरे में है। जिसने भ्रष्टाचार के खात्मे की बात की थी, उस आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज राजनेताओं के स्टिंग इस समय सार्वजनिक किए जा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली नगर निगम चुनाव में एक एक टिकट के सौदे लाखों रुपए के एवज में किए जाने की कोशिश इन नेताओं के द्वारा की जा रही है। शराब घोटाले के संदर्भ में बात हो या सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार के सम्मानीय मंत्री हैं, इस समय जेल में बैठे हुए हैं, उन पर लगे हुए आरोपों की बात हो, कोई दिन कोई मौका ऐसा छूटता नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए विवाद खबरों का हिस्सा नहीं बनते हैं। जिस पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, उस सरकार के अपने ही मंत्री को बर्खास्त करने जैसी कार्रवाई भी आम आदमी पार्टी को करनी पड़ी। वह मंत्री अब पूर्व मंत्री की हैसियत से जेल में है। तो आज हमारे विषय के केंद्र में ये आम आदमी पार्टी है। हमारा आज का विषय है विवादों में आप, दांव पर साख। समझने की कोशिश ये करनी है हमें कि आखिर आम आदमी पार्टी की साख अचानक इस कदर दांव पर क्यों लग गई है। इस देश में नैतिकता या शुचिता के संदर्भ में राजनीतिक पार्टियों से बहुत उम्मीद नहीं रही। आजादी से पहले कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में देश मानता था कि कांग्रेस पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है जिसमें शुचिता का अपना एक स्थान है, ईमानदारी का अपना एक स्थान है, पारदर्शिता का अपना एक स्थान है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे न जाने कितने ही नाम थे जो कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिद्धांतों की वजनदारी को साबित करते थे। देश आजाद हुआ उसके बाद भी पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के दौर में कांग्रेस के संदर्भ में एक भरोसा बना रहा कि यह ईमानदार लोगों की पार्टी है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के अवसान के बाद और कांग्रेस के विखंडन के बाद जब इंदिरा गांधी अस्तित्व में आई और सरकार के बनाए रखने के लिए समझौते के रास्तों को आजमाया गया, तब से कांग्रेस और सिद्धांत इनका परस्पर कोई साम्य देश ने महसूस नहीं किया। ये सामान्य जन धारणा है। और इस खालीपन को भरने के लिए जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाला। भारतीय जनता पार्टी ने चाल चरित्र चेहरे की बात की, देश ने उस पर भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से आज 303 सांसदों के साथ सदन में बैठी हुई लोकसभा में दिखाई देती है। लेकिन समय गुजरने के साथ भाजपा के साथ भी सिद्धांत या शुचिता के संदर्भ में लोगों की उम्मीदें बराबर नहीं रही। ऐसे में उस खालीपन को भरा था आम आदमी पार्टी ने। पर जिस कांग्रेस पार्टी ने सिद्धांतों का साथ तकरीबन 70-80 साल तक निभाया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धांतों का साथ तकरीबन 30-40 साल तक निभाया, वहीं आम आदमी पार्टी एक दशक में हाफने क्यों लगी, ये सवाल है। या ऐसा तो नहीं कि एक दशक में ही आम आदमी पार्टी ने सफलता का जो स्थान हासिल कर लिया है उसने बाकी दलों को बेचैन कर दिया, इसलिए आम आदमी पार्टी को निशाने पर बनाया हुआ है। सवाल गंभीर है। इसके उत्तर खोजने की आज हम कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। राजनीति के इस प्रासंगिक विषय पर हम बात करें उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि यदि एक बार आप अपने साथी नागरिकों का भरोसा तोड़ देते हैं तो आप फिर कभी उनका आदर और सम्मान नहीं पा सकेंगे। अब्राहम लिंकन जो सर्वकालिक महान राजनीतिज्ञों की श्रेणी में अग्रिम स्थान रखते हैं, उन्होंने ये बात कही थी।
तय बात है, उन्होंने साख के प्रति आग्रह किया था कि अगर आपने चाहे व्यक्ति हो या संगठन साख खो दी तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। इस समय आम आदमी पार्टी की साख दांव पर है। जिस तरीके के आरोप है और उन आरोपों की पुष्टि के लिए जिस प्रकार के सबूत सार्वजनिक किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं संदेह को पैदा करते हैं। कारण जो भी हो, पर सवाल तो हैं। इन सवालों के उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे मददगार बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ में सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ में संजीव नसीर जी हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रशांत टंडन जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इन सबके बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजीव नसीर जी से ही करते हैं, क्योंकि निशाने पर वही हैं, सवालों के घेरे में उनकी ही पार्टी है, उनकी पार्टी के तमाम मसले इस समय सार्वजनिक हो रहे हैं। हर तरफ आप ही आप है। अपनी इस उपलब्धि पे क्या कहते हैं आप, संजीव जी? हिमांशु जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देश की आजादी के समय पे एक बड़ा नाम था कांग्रेस जी बाद में जब आजादी हुई तो वो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई और उस समय पे लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें और बहुत बड़ी आस्था और बहुत पॉलिटिशियन को एक अलग रूप से, ऐसा हमने पढ़ा भी है जी कि अलग तरह का एक परसेप्शन था कि जो राजनीति में है वो ईमानदार है, वो जनता के प्रति समर्पित है और उसका विजन ही देश को आगे ले जा सकता है। जी वो जर्नी चलते 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 आज 75 साल से ज्यादा समय देश को आजाद हुए हो गया है। इसके बीच में अन्ना आंदोलन भी आया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अन्ना आंदोलन के समय पे आपको ध्यान हो, यही यूपीए और एनडीए के लोग जी बहुत तरह तरह की बातें अन्ना आंदोलन के बारे में कहते थे। उसी अन्ना आंदोलन से एक पार्टी निकली जिसके नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने क्योंकि उस आंदोलन से अपने आप को बाहर निकाला था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये दोनों बड़ी पार्टियों के नेता ये कहते थे कि आपसे बात करें, आप पहले जनता में जाइए, जी जनता का मैंडेट लेकर आइए, तब हम आपसे बात करेंगे। जी आप पीपल्स वॉइस नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पॉलिटिकल पार्टी बना के और जब जनता में उतरे जी तो जनता का जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत मिली, और हम अकेली पार्टी ऐसी हैं जो 10 साल के अंदर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो इन दोनों पार्टियों को ये हजम नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर या हमारे बारे में जो पब्लिक का परसेप्शन है, ठीक वैसा ही परसेप्शन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के नेताओं का बन जाए, जी जिसका प्रयास दुसाहस इन्होंने 2020 में भी किया। इन्होंने 2021 के पंजाब के चुनाव में भी किया। आपको ध्यान है, कभी खालिस्तान से जोड़ते थे, कभी भ्रष्टाचार से जोड़ते थे। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एमसीडी का चुनाव एक लोकल सिविक बॉडी का चुनाव है। जी इस चुनाव को इन लोगों ने इस लेवल पे ले जाना, ये महज संयोग नहीं है, क्योंकि चुनाव तो 8 महीने पहले था। ये 8 महीने का इनकी तैयारी थी कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अपने जैसा जैसा भाजपा के लोगों के बारे में परसेप्शन है, कांग्रेस के बारे में परसेप्शन है, जो एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा और नाम आया है, उसको अपने जैसा कैसे बनाया जाए। इसीलिए ये रोज सुबह एक नया स्टिंग लेकर आते हैं। जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इनके पास ईडी है, सीबीआई है, एसीबी है, पुलिस है, सब चीजें हैं। और आप देखना, 4 दिसंबर को रिजल्ट पोलिंग होगी और 7 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। 8 दिसंबर के बाद कोई स्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये एमसीडी के चुनाव में लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए इन लोगों की एक साजिश है, संजय जी, जो काफी लोग बाग समझ धैर्यपूर्वक रहे हैं। हमने और आपकी बात दिल्ली को का सुनने की चेष्टा की और आपने बात कही स्टिंग को लेकर। भाई, ये आह्वान तो आपके ही माननीय और पूजनीय नेताजी का रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने सबको कहा था स्टिंग करो और मुझे भेजो। अब स्टिंग हो रहे हैं और आपको ही नहीं देश को बताए जा रहे हैं, तो आप परेशान हो रहे हैं। स्टिंग फर्जी है क्या? भाई, मसाज हो रही है, फर्जी है क्या? आपकी पार्टी के ही नेता थे बिंदु जी,
आजकल संबित पात्रा के साथ बैठकर बता रहे मैंने ही स्टिंग किया, मुझसे पैसे मांगे गए। पर जी ये क्या, आपकी पार्टी के सम्मानीय विधायक है गुलाब जी, पैसे के लेन देन के संदर्भ में उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं के कपड़े फाड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, अब उसके लिए भी आप भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है जिन आदतों को अपने अंदर लाने में कांग्रेस को 80 साल लगे, भाजपा को 40 साल लगे, आपने इतना इंतजार नहीं किया, आप 10 साल में ही उन सब चीजों के लिए तैयार हो गए। क्या कहते हैं, आपकी रफ्तार बड़ी तेज है। हिमांशु जी, ये चुनाव खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा जी कि कौन सा भ्रष्टाचार है और कौन सा भ्रष्टाचार ये सामने लेकर आए। इनके पास सारी एजेंसीज हैं। जी ये सिर्फ जनता के अंदर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 15 साल का जो कुशासन है जी उसका इनको रिप्लाई देना था, जी रिप्लाई देना है। और दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है। दिल्ली की जनता इस बात से बिल्कुल आगाह है कि ये लोग सिर्फ 15 साल की जो कुशासन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें लेकर आ रहे हैं। इनमें कोई भी सत्यता नहीं है, किसी तरह की कोई भी इसमें सच्चाई होती तो हम लोग पहले, पंजाब में आपको ध्यान हो, हमने हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ 1 मिनट नहीं लगाया, ना मीडिया के दोस्तों को पता था ना अपोजिशन पार्टी को पता था। जैसे ही हमारे पास वो स्टिंग पहुंचा, हम लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। संजय वीडियोस नसीर जी सिद्धांततः से खारिज कर रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं केवल 4 तारीख को पोलिंग होनी है, 7 को नतीजा आना है, 8 को गुजरात का जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। सुखबीर जी को लग रहा है कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी तैयारी इतनी ज्यादा, ये कह रहे हैं 8 तारीख को सब खत्म कर देंगे, कैसे? तो सुखबीर जी आप ही बताइए कितनी तैयारी है आपकी। संजय जी को भरोसा है जितना भी संकट है 8 दिसंबर के बाद नहीं रहेगा। आपसे ही जानना चाहते हैं, वाकई 8 दिसंबर तक संकट या जारी रखेंगे संकट? स्टाइल से करते हैं हिमांशु भाई जी कि जहां से ये शुरुआत हुआ अन्ना आंदोलन, जी सबसे पहले अन्ना आंदोलन में कोई यूपीए एनडीए नहीं था। वहां पे विपक्ष के प्रति जो विपक्ष का जो हमारा रोल था ना, वो भी एक बड़ा कारण था उस आंदोलन के अंदर, क्योंकि वो करप्शन के अगेंस्ट था, चीजों लोगों के अगेंस्ट था। और मैं पर्सनली मैं भी वहां 11 दिन रात को भी रुका हूँ, लंगर भी लगाया मैंने अन्ना आंदोलन में। तब ये हमें नहीं पता था कि ये अन्ना आंदोलन के बीच एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो इसकी पीआर पब्लिसिटी के अपने तरीके से इसको पॉलिटाइज करके आने वाले टाइम पे एक पार्टी बना लेगा। और जो मेरे बड़े भाई हैं संजीव नसीर जी, ये भी पहले बीजेपी के थे। ये अभी थोड़े 2 साल पहले या 1.5 साल पहले आई थिंक इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। तब से लेके अब तक ये पहले हमारे साथ ही थे, और ऐसे ही हमारे लोगों को इन्होंने चुना है बीच में से। और जब वो पार्टी का, जैसे ये बड़ी हुई पार्टी, इस पार्टी के अंदर कंट्रोल और मैकेनिज्म बिल्कुल जीरो रहा। प्रॉब्लम कंट्रोल और मैकेनिज्म की है। आज इनके बीच लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई आज दौड़ लगी हुई है पैसे की। आप देखिए बिंदु जी का स्टिंग आप देखेंगी, वहां पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास 8 कैंडिडेट तो हमने ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड कर रखे हैं, आपका 21 लाख रुपया नहीं आया तो ये वो जो भी। मैं स्टिंग के बारे में मैं ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता इस टाइम पे। मतलब आप देखिए इस चीज के ऊपर कितना स्ट्रेस है, कैसे पैसे का दौड़ चल रही है इस पार्टी के अंदर। दूसरे नंबर पे आइए मसाज पार्लर। क्या आप ये सिर्फ मुझे इतना ही बता दें जी, मसाज के बारे में इन्होंने 10 चीजें बोल दी वहां पे जी ये मसाज तो जी एक्यूपेंचर है, ये इलाज के लिए हो रहा है। क्या वहां पे सब जेल में सब लोगों का ऐसा इलाज संभव है, या होता है या नहीं होता है? बस इतना बता दें, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या बिस्लरी का पानी, आप देखिए बिस्लरी वाटर वॉज यूज्ड। आप वहां पे अगर आप क्लियरली देखेंगे विजिबल है बिस्लरी की वो हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस? क्या ऐसा इनको? और ऊपर से सबसे बड़ी बात, मैं इस पार्टी की इस बात से सबसे ज्यादा हैरान हूं, क्या इतनी जबरदस्त मूर्ख समझते हैं क्या जनता को कि इस मसाज को आप ओपनली ये बोलते कि ये उपचार है, मसाज नहीं है जी। आप देखिए सर, हिमांशु भाई आप बिल्कुल न्यूट्रल पत्रकार हैं, जितना मैं आपके डिबेट्स में आता हूं मेरे को पता कि आप न्यूट्रल। क्या इस आंखों देखी चीज को छुटलाया जा सकता है?
जी क्या ये इसको हम झूठ बोल रहे हैं कि ये मसाज नहीं है, ये उपचार है? जी क्या वहां बैठे हुए लोगों के साथ जो वो आपस में विचार वार्ता चल रही है, अरे जो सुप्रीत टीवी जी, पे थोड़े मेरे सवाल है कुछ आपसे। ये पहली बार है क्या जो आप इतने अचंभित हैं कि जेल में किसी को मसाज मिल गई? ये देश में जितनी जेल हैं, वो जेल के अंदर जो होता है उससे वाकई आप इतने अनजान हैं कि आपको लगता है कि अरे क्या हो गया ये सत्येंद्र जैन के साथ में, बाकी को ये सहूलियत नहीं मिलती है, या बाकी लोग बाकी कोशिशों के माध्यम से सहूलियत हासिल नहीं करते? एक सवाल तो ये। देखिए, हम जरा मुद्दे पर रहते हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, ये कल की हुई पार्टी के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस कदर पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। हम सत्येंद्र जैन पे अपना समय खराब नहीं करना चाहते, हम तो आपकी इन कोशिशों को समझना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी से भाजपा इतनी ज्यादा डर क्यों रही है? एक पार्टी जिसकी लोकसभा में एक सीट नहीं है, एक राजनीतिक दल जो कुल मिलाकर एक आधे अधूरे राज्य में सरकार में है, एक पंजाब में सरकार में है, पर आप कांग्रेस को भूल गए, कम्युनिस्ट को भूल गए, बाकी सारी पार्टियों को भूल गए। रोज सुबह आपके नेता कलफ लगे कपड़े के साथ टीवी के सामने प्रकट होते हैं और आप और केवल आपका जाप करते हैं। जानना ये चाहता हूं, ये आपसे इतनी दहशत क्यों है भाजपा को? सर, ये दहशत का मामला नहीं है। अच्छा आप देखिए ना, छल का मामला है जी। कितने प्यार से बातें करते हैं, कितने प्यार से बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, कितने प्यार से लोगों के आगे ये इस तरीके से आए थे कि जो हम कहेंगे वो सच्चाई होगी, इसमें जो हम करेंगे उसमें सच्चाई होगी। उस वाणी की सच्चाई और जो प्रॉब्लम आज के बीच की है, आप मसाज को आप काउंटर कर रहे हो उपचार से। पहली चीज, सत्येंद्र जैन के बारे में मेरे बड़े भाई ने बोला कि ये अभी का है, ये केस कब से चल रहा है? हेल्थ मिनिस्टर का आपका जो अभी इन्होंने एक वो कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर को हमने निकाला, इन्होंने नहीं निकाला, सीएम हेल्पलाइन निकली थी वहां पे संगरू। ये केस, ये मानसा का केस है। मानसा का एक एम्प्लॉई, उसने रिकॉर्डिंग करी इनके हेल्थ मिनिस्टर की, सिंगला साहब की, और उसमें 5 लाख रुपए की रिकॉर्डिंग उन्होंने उस हेल्पलाइन पे डाली, और उसमें उसने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो अगर आप इस पे कोई एक्शन नहीं लोगे तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर इसको वायरल कर दूंगा। तो इनको पता था उसको उस भ्रष्टाचार सामने ना आ जाए, इसलिए इन्होंने उसको इमीडिएटली एक्शन का रिएक्शन दे दिया। रही बात हिमांशु भाई, आम आदमी पार्टी के बारे में रिएक्शन जो दे रहे हैं वो लोग वो दे रहे हैं, एक लोगों के अंदर मन में गुस्सा आ रखा है। आप किसी के लिए भी बोलते हो पंजाब में ड्रग्स फ्री है, आपको पता है, मुझे पता पंजाब में ड्रग्स का क्या हाल है। आज ये बोल देते हैं वहां जाके कि पंजाब जो है वो गुंडा राज खत्म हो गया, हर रोज का गुंडा राज चल रहा है। रही बात यहाँ पे, हर जगह झूठ, मोहल्ला क्लिनिक में चूहे दौड़ रहे हैं सर, और पीआर की जा रही है क्या मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज? अरे यहाँ पे चूहे दौड़ रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में, लेकिन आपके पीछे तो आप ही दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में जिस तरीके से आप बेचैन हैं, उसके चलते चिंता पैदा हो गई है। क्या हो रहा है आपका? एमसीडी के चुनाव 8 महीने पहले होने थे, क्या आप बताएंगे? ये ऐन उस समय पे चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं जिस समय पे गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा है? इसलिए कि आम आदमी पार्टी वहां पर केवल उतनी हैसियत में रहे जितने में कांग्रेस के वोटों को नुकसान पहुंचाए, कि ऐसा ना हो कि आपका ही गला काट दे। क्या इस डर से आपने एमसीडी के चुनाव इस समय कराए? ये संदेह पैदा होता है। जिस तरीके से आप रोज सुबह आम आदमी पार्टी का नाम स्मरण कर रहे हैं, इतना तो भगवान को भी याद नहीं करते आप जितना आजकल आप आपको याद कर रहे हैं। कुछ ठोस कहिए ना, दाएं बाएं में क्यों जा रहे हैं? सुप्रीत जी। हिमांशु भाई, आप देखिए ना, इन्होंने ऐसी ही पीआर करी थी कि गोवा में तो हम जीतने वाले हैं, गोवा में वन साइडेड इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे अपना ये झारखंड में, यहाँ पे, जहाँ सब जगह आप इनको देखो, इनकी पीआर इतनी स्ट्रांग है, ये अपनी पब्लिसिटी खुद इतने प्यारे से तरीके से करते हैं। ये दिखाते हैं पब्लिक को कि हम तो बहुत स्पीड, मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें हम जीतने वाले हैं, कभी आईबी की रिपोर्ट का हवाला दे देंगे, कभी कुछ झूठ का हवाला दे देंगे। एक्चुअली जमीन पे जीरो है। तो कुल मिला के एक जो है, संजीव नसीर जी, आपके लिए कमाल की बात जो है सुप्रीत जी ने कही है। लोग बोलते हैं कि इस समय भाजपा के पीआर का कोई जवाब नहीं, मोदी जी के पीआर का जवाब नहीं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आपकी पीआर का कोई जवाब नहीं। कम से कम एक सर्टिफिकेट तो सुखप्रीत जी ने आपके लिए जारी किया, आपको इसके लिए तो उन्हें धन्यवाद दे ही देना चाहिए। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए चौधरी राकेश सिंह जी के पास रुक करना चाहता हूं, क्योंकि फिर मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा। चौधरी राकेश जी, आपसे जानना चाहता हूं, मन कितना दुखता है आपका, कितना रिश्ता है, कितनी टीस आपके हृदय के अंदर है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तकरीबन 137 साल का इतिहास, और ये चुनाव चल रहे हैं, कोई आपके संदर्भ में बात करने के लिए तैयार नहीं। एक कल की पैदा हुई पार्टी ने आपको इस कदर खारिज करा दिया, इस पर कुछ कहिए। आम आदमी पार्टी की सफलता को लेकर क्या सोचते हैं चौधरी राकेश सिंह? डॉक्टर साहब, आपने पूरी बात कही और ये कह दिया कि कांग्रेस का इस समय ये हाल क्या है जी। और मैं अभी आप पार्टी के प्रवक्ता जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने ये कर ऑपरेशन बंगारू लक्ष्मण के लाखों रुपए लेते हुए आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जी। और जहां आप विराजमान है वो दिलीप सिंह जो देव अब दुनिया में नहीं रहे जी। उनका स्टिंग आया था कि पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है जी। और अब जो अभी पार्टी आप तैयार हुई जी, आप ये देखिए कि अपने गुरु को धोखा दिया जी। गुरु को धोखा देके राजनीतिक दल बनाया, अपने मित्रों को धोखा दिया। कुमार विश्वास साहब को सुनते रहते हैं अक्सर हम, इन्होंने ये कहा था कि जेल में सबको सजा बराबर मिलेगी, किसी को सुविधाएं नहीं मिलेगी, अरविंद केजरीवाल जी ने, और उनके ही मंत्री वहां सुविधाएं ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि रिश्वत का कोई भी मामला आएगा तो वो सजा दी जाएगी जो कानून तय करे देगा। अब ये जिन लोगों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन आए हैं, क्या उनको नहीं चाहिए स्वमेव अपने सो मोटो से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको ये ले जाए थाने में और बंद करा दें। कथनी और करनी में बहुत अंतर है जी। ये लोग जीवन में जो 70 साल में कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा कोई स्टिंग ऑपरेशन का, वो इन दोनों राजनीतिक दलों पे लग चुका है जी। मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात, आपने कांग्रेस की बात की, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि इस देश में 70 वर्षों तक कांग्रेस ने राज्य किया, जनता बड़ी मेहरबान रही जी। क्योंकि हमारे पुरखे लोग अच्छे थे, हम लोगों ने देश को अग्रणी करने का काम किया जी। लेकिन अब आपने एक बात बड़ी बखूबी पकड़ी कि पीआर बहुत अच्छा है, चाहे नरेंद्र मोदी का हो चाहे आपका हो। जब एक चुनाव के बाद ही लोगों की खांसी खत्म कर सकता है दिल्ली जी, इतनी पुरानी खांसी थी जी, तो अब आप ये समझिए इस देश में पीआर का ही काम चल रहा है। आपने भी स्वीकार किया है जी। कांग्रेस ने जमीन पे काम किया है, कांग्रेस ने आईआईटीज बनाए हैं, बड़े बड़े कल कारखाने बनाए हैं, कांग्रेस ने झंडा फहराया है वहां पे श्रीमती इंदिरा गांधी ने जहां पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे, बांग्लादेश बनवाया था। हम लोग गौरवशाली लोग हैं, देश के प्रति समर्पित हैं। ये राजनीतिक बातें, चुनाव का आना जाना, मैं मानता हूं कि सुई की तरह है, घड़ी के ऊपर नीचे होती है। पर मैं थोड़ा आपसे चौधरी राकेश सिंह ये जानना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो हमलावर है वो दरअसल आम आदमी पार्टी से डरकर हमलावर है या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश में कुछ गलत नहीं होना चाहिए इसलिए हमलावर है? थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए ना, क्यों हमलावर है? क्या है, अब कहना उचित नहीं होगा हिमांशु भैया, भारतवर्ष के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं जी, वो एक प्रोग्राम तय कर लेते हैं जी, और जैसे ही चुनाव आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हम पिछले 10-15 दिनों से देख रहे हैं, प्रत्येक प्रवक्ता जी, सुबह से आरोप लगाना शुरू करता है जी, और चुनाव के समय ये पूरे आरोप चलते हैं, इससे मैं सहमत हूं। जी। लेकिन जितना मिसयूज, जितने इसका दुरुपयोग मीडिया का भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, चाहे भय से कर रहे हो चाहे किसी से भी करा रहे हो, तो मैं इस बात से तो सहमत हूं कि आप पार्टी इतनी मजबूत नहीं है जितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी उसको कर रही है। हाँ, दिल्ली का जो चुनाव है नगर निगम का जी, उससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और वहां के वातावरण की वजह से भी रोज सुबह से आरोप लगाना, सुबह उठते ही अपने प्रवक्ताओं को बिठा देना, नए रोज आरोप लगाना, ये राजनीतिक सूझबूझ के लिए, भविष्य के लिए अच्छी बात है। तो चौधरी राकेश सिंह जो है संजीव नसीर जी को हौसला दे रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह भी ये कह रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं
तभी ये सिलसिला शुरू होता है। तो संजीव नसीर जी हमें बता रहे थे ज्यादा चिंता की बात नहीं है हमारे लिए। 4 तारीख को पोलिंग होनी है, 7 को रिजल्ट आ जाना है, एमसीडी का 8 को आ जाना है, गुजरात का खत्म हो जाएगा ये सब। चौधरी राकेश सिंह भी यही कह रहे हैं, हौसले की बात है। मुझे जाना है प्रशांत जी के पास में, लेकिन संक्षिप्त हस्तक्षेप सुखप्रीत जी का सुन लेते हैं। जी सुखप्रीत जी, दोनों लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं आप पे, ज्यादा दिन परेशान नहीं करेंगे आप? नहीं, आप देखिए ना, करप्शन की बातें कांग्रेस से तो शोभा ही नहीं देती ना। मतलब आप ये देखिए कि ये बाहरी करप्शन के चक्कर में हुए हैं, आज सिस्टम से आउट हो चुके हैं, धरातल पे जीरो हुई कांग्रेस। करप्शन की बात करेगी, सुझाव भी देगी ना कांग्रेस, तो लोगों के गले से नहीं उतरेगा, पहले बात। दूसरी बात, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये छल से बनाई हुई राजनीतिक पार्टी का जो आज लोगों के सामने चेहरा आ रहा है ना, वो चेहरा बेनकाब हो रहा है। उसको मैं विपक्ष हूं सर दिल्ली का जी, मैं दिल्ली के विपक्ष की भूमिका में मेरा काम है लोगों के आगे क्लियर पिक्चर को, साफ पिक्चर को लेके आना। अगर मुझे हर रोज इनका कोई करप्शन का एलिगेशन मिल रहा है, हर रोज इनका कोई स्टिंग बाहर आ रहा है, हर रोज कोई मसाज आ रही है, कभी करप्शन आ रहा है, कभी कोई चीज आ रही है, कभी एक एक छोटी छोटी बात के लिए 22-22 लाख का प्रचार आगे आ रहा है, तो मैं लोगों को बताऊंगा। तो मैं लोगों को बताऊंगा। सुखप्रीत जी का कहना है मेरी जिम्मेदारी है भाई, बात तो ठीक है। अब देश का इतना बड़ा राजनीतिक दल है और इतने गंभीर मसले अगर सामने आ रहे हैं, तो इसलिए उनको खारिज कर दे कि भाई ये लोग नैतिकता की बात करते थे, इनके संदर्भ में ऐसी बात करना ठीक नहीं लगता। वाकई मेरे साथ में प्रशांत टंडन जी, और प्रशांत टंडन जी आपसे थोड़ा मैं समझना चाहता हूं, जितनी जल्दी आपको सफलता मिली है, क्या वह बर्दाश्त नहीं हो पा रही? उम्मीद कुछ ज्यादा जगा दी थी, अपने लोगों से ज्यादा ईमानदारी की उम्मीद कर ली थी, लोग जुड़ गए अलग अलग किस्म के, अब सब अपने अपने असल चरित्र में सामने आ रहे हैं और इसलिए साख दांव पर लगा रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के मद्देनजर बात कर रहे हैं उनके 10 साल पे जी, तो मैं अपनी बात आम आदमी पार्टी पे ही केंद्रित रखूंगा। जरूर। और बात वहां से शुरू करते हैं, नीली वैगन आर से। जी, और जो लोग जुड़े अन्ना आंदोलन, और अब हम देख रहे हैं चार्टर प्लेन, और जो सिद्धांतवादी बातें, और जो अब हम देख रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं हिमांशु जी जी, कि 4200% 4200% विज्ञापन में बढ़ोतरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में की है। जी, एक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, दिलवा दिया गया। एक साहब जेल में है, वो मंत्री है महीनों से। जी, तो दिल्ली इतना बड़ा एक राज्य है, ठीक है कि उसका राज्य का दर्जा पूरा नहीं है, लेकिन आप इसकी तुलना करें अगर दूसरे राज्यों से, जनसंख्या के हिसाब से, दिल्ली की जरूरतों के हिसाब से, तो अरविंद केजरीवाल साहब के पास कोई विभाग नहीं है, वो प्रचार कर रहे हैं सब जगह। अब कुल मिला के 3 मिनिस्टर हैं। जी, मैं तो उनकी क्षमता पे हैरत करता हूं कि वो कैसे इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं, जी, या फिर वाकई ये बात में कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली चला रहे हैं। तो लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें जहां से शुरू हुई थी, देखिए हिमांशु जी, राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि हमारे ये राजनेता लोग बैठे हुए हैं, तो ये अपनी अपनी बचाव करेंगे। मैं जरा एक दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ, क्योंकि बात आजादी के आंदोलन की भी हो गई, इमरजेंसी की भी हो गई, दुनिया भर की बातें यहाँ आ गई। देखिए, राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक विचारधारा और दूसरा एक बड़ा आइडिया। तो फ्रीडम स्ट्रगल एक बड़ा आइडिया था, उसने बड़े नेता पैदा किए, लेकिन केवल कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस के अंदर एक विचारधारा भी पनप रही थी, जो परिलक्षित हुई भारत के संविधान में, या भारत के संविधान बनने के बाद जिस तरीके का लोकतांत्रिक ढांचा और तमाम इंस्टीट्यूशंस कायम हुए, संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर साहित्य अकादमी और इसरो और एम्स और आईआईटी, ये एक विचारधारा, एक वैज्ञानिक विचारधारा और लोकतांत्रिक विचारधारा जो पनपी आजादी के आंदोलन के दौरान। मैं जानना चाहता हूं कि अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी के अंदर कौन सी ऐसी विचारधारा बनी जो परिलक्षित हुई। मान लीजिए स्कूल की बातें करते गुजरात तक जाके, सवाल बिल्किस बानो के
जो है वो आरोपियों को या उनके सजा याफ्ता को छोड़े जाने का आता है और जवाब स्कूल का आता है। मैं स्कूल की बात करता हूँ और एकेडमी की बात करता हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेंचमार्क है प्राइमरी एजुकेशन का जो है 30 बच्चों में एक टीचर। दिल्ली में कितना है? दिल्ली में प्राइमरी स्कूल का है 32 और राजस्थान में है 24.8। तो ये जो पीटीआर कहते हैं, पीपल्स टीचर रेशियो जी, तो पीटीआर में भी आप राजस्थान जैसे राज्य से भी पीछे हैं, हरियाणा से पीछे हैं, सिक्किम लक्षद्वीप से पीछे हैं। तो फिर आप ये जो एक मात्र जो आप एजुकेशन पे शोर मचाते हैं, प्राइमरी एजुकेशन बेसिस है हमारी एजुकेशन की बेंचमार्क का। आप जहां तक बात है, देखिए प्रशांत भूषण को आप लेकर आए, किरण बेदी को लेकर आए, योगेंद्र यादव, बड़े बड़े लोग आप लोग सब जानते हैं, मीरा सान्याल जैसे लोग, मेधा पाटकर, सब इधर उधर है। वो सिद्धांतवादी पार्टी का एक आइडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ प्रशांत जी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा इसे और राजनीतिक चर्चा पे ले जाना चाहता हूं। क्या आप नहीं मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी भाजपा को डरा रही है? सुखप्रीत जी से मेरा यह सवाल था। चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, दिल्ली नगर निगम में चुनाव है। मेरी बात सुनेंगे एक बार प्रशांत जी? भाजपा रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर कर रही है। अपने किसी विचार, अपनी किसी योजना, अपने किसी कार्यक्रम को लेकर बात नहीं कर रही है। क्या यह अपने आप में बतौर पत्रकार आपको हैरत में नहीं डालता कि देश का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का जो दावा करता है वो किस चक्कर में पड़ गया है? कीचड़ उछालोगी राजनीति में। रोज सुबह भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बौछार कर चल देते हैं। क्या कहते हैं आप इसे? है ना, आप पत्रकार हैं, मैं तमाम टीवी चैनलों पे रहा हूं और 20 सर्वे और एग्जिट पोल करवाए हैं अलग अलग चैनलों पे मैंने। आम आदमी पार्टी को 2017 के चुनाव में 0.1% वोट शेयर आया था गुजरात में जी। 0.1% को अगर साधारण भाषा में कहें तो 1% का 10वां हिस्सा। ठीक है, कैंडिडेट कम था, लेकिन ये भी सच्चाई है कि नहीं, मैं उसे और विस्तार देता हूं। 29 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 29,000 वोट आए थे, प्रति सीट 1,000। असल आंकड़ा इतना है जो उसको बीजेपी के बराबर लाके खड़ा कर दी गुजरात में जी। ये बीजेपी कोई रणनीति है, उस रणनीति पे मैं क्या कमेंट करूं जी। मैं सिर्फ एक बात, मौलिक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, वो ये कि देखिए कोई आइडिया होता है। जयप्रकाश नारायण ने एक आइडिया दिया, वो ट्रांसफॉर्म हुआ कि एक सत्ता के एक ही विकेंद्रीकरण को किया जाए जी। ठीक है, वो आइडिया ट्रांसफॉर्म हुआ, वो हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी के पास भी आइडिया था जी, राम मंदिर का आइडिया या जिसको जो भी कहें आप, उससे सहमत हो असहमत हो जी, वो आइडिया हुआ, उसमें कई सरकारें बनी, वो आइडिया पे कायम है, उस अपनी विचारधारा पे कायम है। कांग्रेस अपनी विचारधारा से हिल गई थी, वापस राहुल गांधी के आने के बाद वो वैचारिक पृष्ठभूमि पे वापस आई है। कांग्रेस विचारधारा से हटी तो कांग्रेस को नुकसान हुआ, विचारधारा में वापस आई है, तो अब आगे देखेंगे क्या होता है उसका। मैं आम आदमी पार्टी के प्रति बड़ा चिंतित हूं कि एक पार्टी जिसने इतना उम्मीद जगाई मिडिल क्लास में, एक नेता जो हमारे आप जैसे लोग, पैंट शर्ट पहनने वाले लोग, वो लोग ने नाउम्मीद किया देश की जनता को। अब वो नीली वैगन आर जो है वो गायब हो गई और चार्टर प्लेन आ गए। पंजाब की सरकार आइडियलिज्म की बात करते हुए आए थे, पंजाब की सरकार गन्ने की खरीद पर 20 रुपए बढ़ाती है, 20 रुपए जी, और विज्ञापन गुजरात के सारे अखबारों में छपता है फ्रंट पेज का। ये कौन सा आइडियलिज्म है? प्रशांत टंडन इस चर्चा को एक बौद्धिक आधार दे रहे हैं। संजय नसीर जी, आपके लिए आसान हो सकता है सुखप्रीत जी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब देना, लेकिन प्रशांत टंडन जिन मौलिक बातों को इस चर्चा का हिस्सा बनाए हैं उसके लिए तर्क कहां से लाएंगे? प्रशांत टंडन बहुत ज्यादा चिंतित हैं और ऐसे तमाम लोग चिंतित हैं और निराश भी हैं। जिन बातों को लेकर, जिन उम्मीदों को लेकर, जिस भरोसे को लेकर आप सियासत में आए थे, किसी पर भी तो नहीं टिकते आप। ढुलमुल हो जाते हैं, हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी मकान नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे।
जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो सब और बेहतर तरीके से लेते जाते हैं। अरविंद केजरीवाल सुरक्षा भी ले चुके हैं, दिल्ली में आलीशान बंगला भी ले चुके हैं, आजकल उनके हवाई जहाज को लेकर भी लोग बहुत परेशान रहते हैं। गुजरात की सड़क पे ऑटो में चलते हैं, उसके बाद आसमान में दिखते हैं, वो भी चार्टर में दिखते हैं। सुखप्रीत जी जब ये देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं तो उनके साथ ही लोग जो है कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। क्या कहेंगे संजीव नसीर जी? देखिए हिमांशु जी, मैंने सुखप्रीत जी को भी, राकेश जी को भी बहुत डिटेल में सुना, और इन्होंने जो बातें कही जी उन बातों से पहले मैं प्रशांत जी ने जो बातें कही और जो चिंता जाहिर की, मैं उस पर भी बिल्कुल आप के बीच में अपने विचार रखना चाहता हूं। जी देखिए अरविंद केजरीवाल जी एक आंदोलन से निकले और ये पार्टी अभी तक पब्लिक की उम्मीदों के हिसाब से ही आगे बढ़ रही है। जी प्रशांत जी ने कहा कि उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं कर रही है। उम्मीद ये थी कि भी ये लोग मॉरल एथिक्स की बात कर रहे हैं, मॉरल एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के कॉरपोरेशन के चुनाव जी की एक रणनीति के तहत भाजपा ने ऐसा परसेप्शन बनाने का मीडिया के माध्यम से एक प्रयास किया है। जी जब ये रिजल्ट आएगा 7 तारीख और 8 तारीख को, जी तब आप देखना कि जनता इनको कैसा जवाब देने वाली है। जी दिल्ली की जनता इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? अभी सुखप्रीत जी ने कहा कि हम तो अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रह के हम ये मुद्दे उठा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव कॉरपोरेशन का है। 15 साल से आप सत्ता में हैं, 15 साल से जो आपने कुशासन किया है उसका जवाब देने का समय है। आपने आपका एक एक मिनट कॉर्पोरेट में बीच में रोकता हूं संजीव कसीर जी, मैं ये बात समझ नहीं पाता कि आप लोग बोल कैसे लेते हैं 15 साल से आपका जो कुशासन है उसका जवाब देने का समय है, गुजरात में 27 साल से कुशासन है उसका जवाब देने का समय है। अरे भाई, हर 5 साल में चुनाव होता है, जनता के बीच में लोग अपने काम को लेकर जाते हैं, जनता हर 5 साल में जवाब देती है, काम अच्छा लगा काम बुरा लगा। अगर 15 साल से हैं तो तय मानिए कि 10 साल अच्छा काम किया, इसलिए तीसरी बार भी मौका मिला। इस बार अच्छा काम करेंगे तो चौथी बार मौका मिल जाएगा, काम अच्छा नहीं करेंगे बाहर भेज दिए जाएंगे, कौन सी खास बात है। लेकिन 15 साल का कुशासन, तो जिस दिल्ली की जनता ने आपको चुना 2014 के संदर्भ में, 13 के संदर्भ में, 2014-15 के संदर्भ में, 2019-20 के संदर्भ में, बेवकूफ है जनता जिसने उसी दौर में भाजपा को भी चुना, जिसने 2-2 बार जनता ने भरोसा किया आपके आने के बाद भी। इतनी आसानी से आप कह रहे हैं 15 साल का कुशासन है, ईमानदार बात है आपकी। मैं उसको जस्टिफाई करूंगा हिमांशु जी। देखिए 3 चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, 15 साल पहले चुनाव में, क्योंकि एक नई राजनीति थी, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी जी तो कांग्रेस को बाहर करके पहली बार ये सत्ता में आए। जी दूसरे चुनाव के अंदर 2017 का जो चुनाव, 2012 का चुनाव था, उसमें हमारी पार्टी बनी भी नहीं थी। ठीक। 17 में क्योंकि हम आ चुके थे और 17 का चुनाव हम आमने सामने मजबूती से लड़ रहे थे, तो 2017 में इन लोगों ने पूरे के पूरे जो इनके कॉर्पोरेटर्स थे उन सब की टिकट इस ग्राउंड पे काटी थी कि जी हम भ्रष्टाचार को मान चुके हैं कि हमारा हर पार्षद भ्रष्ट है जी। और जनता के सामने एक उम्मीद लेकर आए थे, क्योंकि बहुत कम समय हुआ था, नरेंद्र मोदी जी को देश में पूरी पीक पे उनकी पॉपुलैरिटी थी, यूपी जीता था उन्होंने, और उन्होंने एक विश्वास दिलाया था जनता के बीच में कि मेरे सारे पार्षद भ्रष्ट हैं और मैं इनको बाहर करके और साफ सुथरे लोगों को टिकट देके और इस बार पार्षद बनाएंगे। अब जनता के सामने वो चेहरा बेनकाब हो चुका है कि पिछले वाले पार्षदों नसीर से जी, आपसे ज्यादा भ्रष्ट इतनी लचर दलील की उम्मीद नहीं थी मुझे, माफ करना भाई। भाई नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, नई नई उम्मीद थी, उसी दौर में दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, जनता ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा जिताया अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी को, 70 में से 67 सीटें किसे कहते हैं साहब, मैं तो अचंभित रह गया था उसे देख के। और उसके बाद एमसीडी में अंगूठा दिखा दिया उसी जनता ने, तो मानिए कि भाई इन्होंने कुछ काम वाम किया था। हाँ, तो सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। अब आप जैसे बुद्धिजीवी भी, आप जैसे इंटेलेक्चुअल भी, जो प्रवक्ता भी हैं, अगर इतनी बेईमानी भरी बात करेंगे तो साख कैसे रहेगी आपकी पार्टी की भाई?
नहीं, मैं वही बता रहा हूं जी आपको, 2020 में हमने वो प्रूव किया जी कि 2015 में जिस उम्मीद से लोगों ने हमारे को जिताया, 2020 में जब हम चुनाव में आए तो पहले अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये कहा था मैंने काम किया है तो वोट देना। आज मेरा आपके माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को ये कहना है कि आप सुबह उठ के ये बताएं कि आपने 15 साल में क्या काम किया, या पिछले 5 साल में जो वायदे किए थे संकल्प पत्र के माध्यम से वो पूरे किए कि नहीं किए। उस पे संजीव जी बात बात नहीं बराबर, करते। वो बोल रहे हैं कि आप अपने काम के विषय में बताइए, लेकिन मैं एक बार हस्तक्षेप लेना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी का। और प्रशांत जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि 2017 में बीजेपी इसलिए जीत गई थी कि नरेंद्र मोदी जी ने यह मान लिया था कि मेरे सारे पार्षद भ्रष्ट है, मैंने सबके टिकट काट दिए इसलिए जिता दो? क्या वाकई संजीव नसीर जी की इस दलील में कोई दम है? देखिए, मैं एमसीडी के चुनाव पे बहुत विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, बहुत माफी के साथ, जी क्योंकि बहुत तवज्जो गौर नहीं करता हूं उस पे। लेकिन अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव का वोट प्रतिशत बीजेपी और आम आदमी पार्टी का देखेंगे, जी फिर अगले ही कुछ ही महीने बाद 2015 में जिसकी चर्चा आपने की कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, जी ठीक है, और उसमें आप अगर देखेंगे कि स्विच ओवर जो है वो स्विच ओवर एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। जी यानी जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया बीजेपी को, उन्हीं लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया राज्य सरकार के लिए, दिल्ली की सरकार के लिए। फिर यही बात आप देखिए कि 2019 में आप देखिए, बिल्कुल 2000 में वापस यही हुआ, और 2020 में स्विच ओवर, वैसे ही स्विच ओवर, लगभग 1-2% का अंतर, कांग्रेस को थोड़ा वोट प्रतिशत बढ़ा। जी तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि गुजरात में ये क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, ये जो लेन देन है ना वोट शेयर का, जी इसीलिए बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं उठता है, जी इसीलिए बहुत सारी बातें नहीं आती हैं। तो ये जो लेन देन है, इसको आप देखिए, ये वोट शेयर जो है ना, जी ये तय करता है, और इसलिए वो रिस्क नहीं ले पाते हैं कांग्रेस की तरह या दूसरी पार्टियों की तरह, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, जो सेकुलरिज्म के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर वो शांत रहते हैं। और उन हर मुद्दों में चीज शांत का रहते हैं। देखिए, तो कुल मिला के संजीव नसीर जी, प्रशांत टंडन जी आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप हालात के अनुसार अपना रुख बदल लेते हैं। कहीं आप धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, कहीं धर्मपरायण हो जाते हैं, कहीं निरपेक्षता के साथ हैं, कहीं देवी देवताओं के चित्र फोटो जो है करेंसी पे लगाने के साथ हैं। कुल मिला के सत्ता परम देह, इस ओर आप भी बढ़ गए 10 साल में। जी बिल्कुल नहीं, हम लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। आम जन तक सुशासन पहुंचे, जी उसके लिए हम कमिटेड हैं। 2015 में हमने जो वायदे किए 2020 में वो पूरे अच्छा किए। संजीव, छोड़िए इस बात को, आप एक बात का जवाब दीजिए। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके नेता आपकी संभावना को खुद खारिज कर रहे हैं? आपके कार्यकर्ता खुद ही अपने पैरों पर नहीं बल्कि गर्दन पे कुल्हाड़ी चलवा दे रहे हैं। कहां एक तरफ देश इतनी बड़ी उम्मीदों के साथ में आपको देख रहा है, कहां देश के दोनों प्रमुख दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपको इतनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं, और एक तरफ आपके नेता हैं ये 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ में जो है टिकटें बेच देना चाह रहे हैं। आपके नेता हैं मंत्री बने हुए जेल में रह ले रहे हैं, इतना ही काफी है। ये मसाज कराना जरूरी है क्या आपको नहीं लगता है कि आपके नेता या आपके ये कार्यकर्ता आपकी पार्टी का बेड़ा गर्क करा देंगे? इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, इतनी बड़ी उम्मीदें जनता की हैं, क्या होगा आपका? हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस से काम करते हैं। हम लोगों को अगर भ्रष्टाचार कहीं पर भी अरे इस नजर बात पे आया, तो एतबार नहीं होता। भ्रष्टाचार के मामले में आपका मंत्री 6 महीने से जेल में है, फिर भी मंत्री बना के रखा हुआ है और बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है। कैसे एतबार करेगा देश आप पे? 1 मिनट अलाउ करें तो मैं बताता हूं वो केस क्या है। कलकत्ता के 2 हवाला व्यापारी कुछ ट्रांजैक्शन देते हैं जो सैकड़ों ट्रांजैक्शन लोगों को ट्रांजैक्शन देते हैं। वो कभी सत्येंद्र जैन साहब से नहीं मिले। सत्येंद्र जैन साहब 10 बार कह चुके हैं कि आप आमने सामने तो लेके आओ। संजीव साहब, वो मैं बहुत माफी के साथ आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल ही फर्जी मामला है, कोई दम ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है, सारी साजिश है। आपकी हर बात के साथ खड़ा हूं मैं, बस इतना बता दो 6 महीने से ज्यादा हो गए, जमानत क्यों नहीं मिली?
बता रहा हूं सर आपको, आप इमरजेंसी को याद कीजिए। इमरजेंसी के दौरान जब तक सत्ता नहीं चाहती थी तो जुडिशरी हिलती नहीं थी। मैं एक जिम्मेवार लॉयर होने के नाते आपको शेयर करना चाहता हूं, ये जिस तरीके से इन्होंने जज चेंज करवाया, जिस तरीके से वकील चेंज करवाए, ये डिले टैक्टिक्स, आप सरप्राइज मानोगे, बेल की एप्लीकेशंस महीनों महीनों तक जुडिशियल ऑफिसर्स के पास पेंडिंग रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे। और आज बता रहा हूं आपको, जिस दिन हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे जाते ही बेल होगी, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि ये बेल। जाते क्यों नहीं भाई? इस देश में तो आतंकियों के लिए रात में भी कोर्ट खुल जाती है, आपके सम्मानीय मंत्री के लिए खुलती क्यों नहीं? सवाल गंभीर है, कभी उत्तर दीजिएगा। लेकिन मैं सुखप्रीत जी के पास चलना चाहता हूँ। सुखप्रीत जी, वापस आपसे लौट कर आता हूँ। कुल मिला के आपने पहले भी उत्तर नहीं दिया, वापस दोहराता हूँ। ये आम आदमी पार्टी से इतने डरते क्यों हो भाई? आप इतने बड़े राजनीतिक दल हो, इतनी जगह सरकार है, अपने कामकाज पे बात नहीं करते हो, रोज सुबह आ जाते हो आप। थोड़ा बताओ ना, किस बात से घबरा रहे हो? गुजरात को लेकर घबरा रहे हो या दिल्ली को लेकर घबरा रहे हो? सही सही बताओ भाई। हिमांशु भाई, कहीं घबराहट का विषय नहीं है। आप देखो, मेरी बात सुनिए, एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें वो एमसीडी के इलेक्शन के लिए हमारे प्रतिद्वंदी हैं। अगर उनकी कमजोरियां और उनका कमजोर पक्ष में जनता के सामने नहीं लाऊंगा तो मेरा नेता होना अमान्य है। रही बात, जैसे अभी आज की डेट में लोग क्या देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं इनकी करप्शन को, लोग देख रहे हैं घर घर बैठे हुए लोगों के ऊपर। आप देखिए, शराब की लाइन लगी हुई थी, शराब के ठेकों के आगे लाइन लग रही थी। ये इन्होंने इस 140 मोबाइल बदले हैं उस दौरान मनीष सिसोदिया जी ने, जो कि अभी आ चुका है उसमें। अरे फालतू की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया अभी भी घूम रहे हैं, आरोप लगाते हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते मनीष सिसोदिया को? क्यों डरते हैं? ये सवाल है। दूसरा, आपसे ये जानना चाहता हूं भाई, आप जो आरोप लगा रहे हो ना, उससे तो मुझे आम आदमी पार्टी की बड़ी लहर दिखाई दे रही है। सुखप्रीत जी, आपको डर नहीं लग रहा? भाई, लोग एक पार्षद की टिकट के लिए करोड़ों देने के लिए तैयार है, ऐसे आपके स्टिंग बता रहे हैं। ऐसी लोकप्रिय पार्टी है कि लोग एक टिकट के लिए, वो भी कायगा पार्षद का, करोड़ों देने को तैयार। इसमें तो आपको वाकई पसीने छूट जाने चाहिए। यही तो इनकी मानसिकता है जो बाहर ला रहे हैं। ला कौन रहा है ये बाहर, हिमांशु भाई? अगर ये पैसे को लेके, भ्रष्टाचार को लेके बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी, जो जन लोकपाल के लिए इतना आंदोलन करने वाली पार्टी, आज इस स्टिंग के ऊपर मम हो रखी है, चुप हो रखी है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे। ये क्या बात कर रहे हैं मुद्दों की? ये टॉर्चर कर रहे हैं पब्लिक को, ये उस चीज की बात कर रहे हैं। एमसीडी के एम्प्लॉइज को ये पैसे नहीं देते, उसके चक्कर में कितनी देर सैलरीज डिले होती हैं, किस तरीके से इन्होंने फंड्स नहीं दिए एमसीडी को। बड़ा दर्द हो रहा है सुखप्रीत जी। और आप दिल्ली सरकार के फैसलों पे जिस तरीके से अड़ंगा लगाते हो केंद्र सरकार के तौर पे, तब ध्यान नहीं आता कि कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है? उस समय याद नहीं रहता आपको? विचार कीजिएगा। बहरहाल, मैं चौधरी राकेश सिंह जी के पास इस उत्तर के लिए जाता हूं। चौधरी साहब, स्टिंग बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की टिकट के लिए लोग लाखों देने के लिए तैयार है, करोड़ों देने के लिए तैयार है। आपके पास तो इतना लंबा तजुर्बा है, तकरीबन 4 दशक का तजुर्बा हो गया चौधरी राकेश सिंह जी। 3 दशक से ज्यादा का तो अपना परिचय ही हो गया। करोड़ों रुपए महज एक टिकट के लिए, क्या बताता है? पार्टी की जमीन पे जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, क्या कहते हैं? ये भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी जाहिर हुई है जी। और इसकी शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने जी। जो अपने आप को सुचिता और चरित्र वाली पार्टी कहती थी, वही इस देश में पैसे से खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी साबित हुई है जी। और अब तो बड़े पैमाने पर करते हैं। कई राज्यों की सरकारें उन्होंने गिरा दी, कई एमएलए खरीद लेते हैं जी। और उसी नक्शे कदम पर आप पार्टी के लोग जा रहे हैं जी। और मैं ये मानने को तैयार नहीं होता हूं कि अगर कार्यकर्ता इतना भ्रष्ट बता रहे हैं, पैसे लेन देन की बात कर रहे हैं, तो उस दल का नेता भ्रष्ट नहीं होगा। मेरे को ये कबूल नहीं होता है। मैं ये मानता हूं कि दोनों राजनीतिक दल लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में पैसे का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह एक कमाल की बात कह रहे हैं। सुखप्रीत जी इशारा कर रहे थे हस्तक्षेप का, लेकिन मेरा सवाल है सुखप्रीत जी आपसे, आप यहाँ चिंता बताते हो कि देखो पार्षदों की टिकट में पैसा चल रहा है आम आदमी पार्टी में। चौधरी राकेश सिंह तो आपकी काबिलियत बता रहे हैं, आप तो विधायक खरीद लेते हैं पैसों से, ये तो केवल टिकट बेचारे बेच रहे हैं, वो भी पार्षद का। कौन बड़ा? महज एलिगेशन है, ये एलिगेशन लगाने में किसी का कुछ नहीं जा रहा, कोई एविडेंस दे रहा है सर इस चीज का?
अब कोई ये आम आदमी पार्टी कहती है एक विधायक को 25-25 करोड़ की ऑफर है। आपको लगता है कि एक विधायक को 25 करोड़ रुपया दे सकती है कोई पार्टी भी? आप बातें ये बिल्कुल बेसलेस लॉजिकल बात नहीं कर रहे, ये बिना एविडेंस के बात। अब यही तो नसीर जी कहते हैं कि एक पार्षद के टिकट के लिए कोई करोड़ों दे सकता है क्या? क्या संजीव जी आपका क्या कहना है? करोड़ों देने के लिए तैयार हैं लोग पार्षद के टिकट के लिए? क्योंकि हमारे से सुखप्रीत जी कह रहे हैं यार कौन देगा 25 करोड़ रुपए एक विधायक को? भाजपा की ये सारी करतूतें चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है जी। चुनाव के बाद सारी दुनिया ने देखा कि इन्होंने किस तरीके से सरकारें गिराई है जी। और जिस तरीके से खरीद फरोख्त करी है। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव यहाँ के कूड़े पे है, यहाँ की सफाई पे है, यहाँ के पार्कों को मेंटेन करने पे है। ये कितना ही भागने की कोशिश करें, इनको दिल्ली की जनता पहचान चुकी है। ये रोज स्टिंग लेकर आएंगे 4 तारीख तक। 4 तारीख के बाद ये सब गायब मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से इनको अभी बता रहा हूं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, ये पूरी कवायद केवल दिल्ली के नगर निगम चुनाव के संदर्भ में या गुजरात से भी आपका ध्यान हटाने के लिए? गुजरात में भाजपा को वापस आना बेहद जरूरी है अगर 2024 में देश में भी वापस आने का माहौल बनाए रखना है। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ केवल और केवल दिल्ली नगर निगम चुनाव के संदर्भ में है, या इसलिए है कि आप गुजरात में उतने ही रहिए जितने में कांग्रेस के वोटों के संदर्भ में आप कुछ मदद कर सकें, सत्ता विरोधी वोटों के बंटवारे का हिस्सा बन सकें? ऐसा नहीं कि आप खुद ही ताकत बन जाए। हमारे नेता जब वहां कैंपेन के लिए जाते हैं तब इनको पेट में दर्द होता है। हम अगर वहां पर जाने के लिए कोई चार्टर्ड प्लेन यूज करते हैं तब इनके पेट में दर्द होता है। ये बिल्कुल सही है। इन्होंने ये जानबूझ के डेट रखी कि किसी तरीके से हमारे नेता पंजाब में गुजरात में प्रचार के लिए कम जा पाए, लेकिन दिल्ली की जनता क्योंकि दिल्ली का चुनाव लड़ रही है, हम लोग गुजरात में, हमारे नेता आज भी गुजरात में हैं और गुजरात में भी इनको 8 तारीख को सरप्राइजिंग रिजल्ट पूरा देश देखने वाला है। तो सरप्राइजिंग क्या मिलेगा? अरविंद केजरीवाल जी तो बता रहे हैं उनके पास तो खुफिया रिपोर्ट है आईवी की, थिन मार्जिन के साथ में सरकार बना रहे हैं। आप तो चौंकाने वाली बात क्या है, ये तो आपके नेताजी कह चुके। सर जैसे हमने पंजाब में इनको बाहर किया सत्ता से, दिल्ली में और गुजरात में भी इसी तरीके से हम बाहर करने वाले हैं। जी सुखप्रीत जी, काफी देर से परेशान है आप संजीव जी की बातों से, क्या हो गया? डॉक्टर हिमांशु सर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, गुजरात में यहाँ इनका कोई स्थान नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। रही बात दिल्ली की एमसीडी की, दिल्ली में भी क्योंकि अब ये पार्टी वो नहीं रही जो जनता की आंखों में एक अपनी अलग छवि रखती थी। जन लोकपाल को लाने वाली पार्टी शराब लोकपाल ला चुकी है, शराबी बना चुकी है दिल्ली को। दिल्ली के लोगों को एक करप्शन सबके मुंह पे दिख रही है। एक व्यक्ति दिल्ली का इस बात को आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है कि ये शराब। अच्छा, और ये बताइए सुखप्रीत जी, एक आखिरी बातचीत आपसे, फिर मैं आखिरी टिप्पणी चौधरी राकेश सिंह से लूंगा। ये दिल्ली की लोगों की आंखें कब से खुल गई हैं, या जनता की आंखें कब से खुल गई? क्योंकि 6 महीने पहले चुनाव हुए थे पंजाब में, हम सबकी आंखें खुली रह गई जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर ली आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, केवल ज्ञान वृद्धि के लिए, ये जनता की आंखें कब से खुल गई आपके संदर्भ में? सर वहां पहले बीजेपी नहीं थी सर, मैं वहां पे पार्टी नहीं हूँ। मेरा विपक्ष में भी मैं उतने स्ट्रॉन्ग। क्या बात करते हो सुखप्रीत जी, कितने ही साल अकालियों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी किए हो, इसके बाद में कैप्टन अमरिंदर जैसी विशाल शख्सियत के साथ आप मैदान में उतरे, आज इतनी मासूमियत से आप हमें इस कार्यक्रम में कह दे रहे हो। अरे वो क्या है, पंजाब में हम कभी रहे नहीं, और ये तो पीढ़ियों से चले आ रहे थे आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में सत्ता में, इस बार भी आ गए तो कौन सा अचरज की बात है? ऐसा ही है ना? क्यों संजीव जी, आप तो पीढ़ियों से पंजाब में सत्ता में ही थे, कोई खास बात नहीं आना। ये कहते हैं कि हम वहां पे नहीं थे, इस बार जहां पे हैं वहां से भी बाहर जा रहे हैं। चलिए, मैं इस कार्यक्रम की आखिरी बातचीत के लिए चौधरी राकेश सिंह जी के पास जाना चाहता हूं और कांग्रेस को लेकर सवाल नहीं करना चाहता। महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी नहीं, महत्वपूर्ण जनता की उम्मीदें हैं। आप इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि आम आदमी पार्टी इस देश में एक नई उम्मीद जगाने में कामयाब रही थी। क्या वो उम्मीद बनाए रखने में कामयाब रह पाएगी, ये सवाल पैदा हो गया है। भाजपा की कोशिशें
क्या इस उम्मीद को समय से पहले ही दफन कर देंगे, ये सवाल पैदा हो गया। आपकी टिप्पणी। बात आप पार्टी जब दिल्ली में पहली बार आई हिमांशु जी तो लोगों को बहुत उम्मीद थी जी, और नो डाउट उनके जो प्लान थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो जी, एक रोल मॉडल बनने की कोशिश की। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आप पार्टी सब जगह विकल्प बनती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द हो रही है, ये मैं मानने को इसलिए तैयार नहीं होता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के खिलाफ वातावरण है और आपकी तरफ लोग इसलिए देख रहे हैं कि अन्य पार्टी चाहे हमारी कांग्रेस हो वो उतनी मजबूती से खड़ी नहीं हो पा रही है वहां पे बीच में चुनाव में। ये मैं मानता हूं, तो इसलिए लोग बहकावे में आकर आप पार्टी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बात सत्य है कि कांग्रेस गुजरात में अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी, एमसीडी में हमारी कमजोरी है और आप पार्टी का भविष्य उसी तरीके से है जैसे नेशनल लोक दल का हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यों में जो दल बने थे उनका हुआ, हरियाणा में हुआ और पंजाब में हुआ। तो ये बहुत ज्यादा इससे और चौधरी राकेश सिंह के साथ दिक्कत ये है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं, कितनी ईमानदारी से बात करें, अपनी पार्टी की भविष्य की संभावनाओं को खारिज कैसे करें, लेकिन उनकी टिप्पणियां बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी के संदर्भ में अभी भी लोगों की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से हमलों के घेरे में आप है, ऐसे में आपके नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उन उम्मीदों को जिंदा रखे, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने तौर तरीकों से इस प्रकार से रहे कि जनता में ये भय पैदा ना हो जाए कि ये भी वैसे ही ना निकल जाए। देखें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस चिंता के संदर्भ में क्या कदम उठाते हैं, अन्यथा ऐसे स्टिंग का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल ने तो आह्वान किया था कि जब भी कुछ गलत देखें तो उसका स्टिंग तुरंत करें। अरविंद केजरीवाल के कहे हुए पे अमल कर रहे हैं, इसके बाद संजीव जी शिकायत कर रहे हैं, तो इसमें सुखप्रीत जी बेचारे क्या कर सकते हैं। सुखप्रीत जी को तो ये रास्ता स्वयं अरविंद केजरीवाल ने दिखाया, अब ये रास्ता उन्हीं पर भारी पड़ रहा है, तो ये उनकी समस्या है। पर इतना तय है कि आम आदमी पार्टी उम्मीद के साथ तो है पर दिक्कत के साथ भी है। देखिए इस दिक्कत से आम आदमी पार्टी कैसे उभरती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय आज की प्रासंगिक पंक्तियों का, कमाल की पंक्तियां हमें आज मिली है। हमारे आज की पंक्तियां लगने वाले इन आरोपों के संदर्भ में ये कहती हैं कि अक्सर ताला उसकी जुबान पर लगा होता है, अक्सर ताला उसकी जुबान पर लगा होता है, जो बहुत ज्यादा सोचता है, जो बहुत बोलता है, उसके दिमाग पर ताला लगा होता है। संकट तब बढ़ जाता है जब चुप्पा आदमी इतना चुप हो जाए कि सोचना भी छोड़ दे और बोलने वाला ऐसा शोर मचाए कि उसकी भाषा में विचार ही नहीं शब्द भी गायब हो जाए। मदन कश्यप ने ये कमाल की पंक्तियां हमें दी। विचार करें, चुप्पा कौन और बहुत ज्यादा शोर मचा रहा कौन, उत्तर मिल जाएगा। बहरहाल इसी के साथ अब मुझे दी याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए